हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन का एक नया मेथड सीखने वाले हैं, जिसके बोला जाता है खंडशः समाकलन। इस विधि के अंदर हम दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के इंटीग्रेशन को हल करना सीखने वाले हैं। हालांकि दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन हमने पिछले अध्यायों में भी सीखा है, जिसके अंदर कोई किसी का अवकलन होता था तो हम उसको t मानकर आगे हल कर लिया करते थे। लेकिन यदि दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में कोई भी फंक्शन दूसरे फंक्शन का अवकलन नहीं बन रहा हो तो हम लोग उनके समाकलन को किस प्रकार हल करें, ये हम खंडशः समाकलन विधि में सीखने वाले हैं। तो बच्चों, यदि दो फंक्शन u और v मल्टीप्लाई में हो और हमें उनका इंटीग्रेशन को हल करना हो तो उसके लिए हमारा जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार होगा। सपोज कीजिए मेरे पास u और v दो फंक्शन है बच्चों, जो कि मल्टीप्लाई में है और हमें इनका इंटीग्रेशन हल करना है। तो u को फर्स्ट फंक्शन और v को ले लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले आपको इनकी मार्किंग करनी होगी बच्चों, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की फॉर्म में। अब इसका जो सूत्र है वो कुछ आपको इस हिसाब से याद करना है, वो है फर्स्ट को छोड़ दीजिए और सेकंड का इंटीग्रेशन कीजिए। ये लीजिए, यहाँ पर कांस्टेंट मत यूज़ करना, चाहे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से यूज़ करते हैं वो यहाँ यूज़ नहीं करना, बिल्कुल एंड में यूज़ करेंगे हम लोग। उसके बाद माइनस एक इंटीग्रेशन का सिंबल, जिसके अंदर फर्स्ट का अवकलन करना है बच्चों। फर्स्ट हमने किसको ले रखा, u को, ये लीजिए, और इसी के अंदर फिर से सेकंड का इंटीग्रेशन, यानी जो अपने का यहाँ पर आंसर आएगा ना, उसी आंसर को उसके अंदर वापस यूज़ करना है। और इनको हल करने पर जो आंसर आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा। ये बच्चों आपका फॉर्मूला बन गया। तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस एक इंटीग्रेशन जिसके अंदर फर्स्ट का अवकलन, दूसरे का फिर से इंटीग्रेशन, और इस सारी वैल्यू का एक बार फिर से इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार आपका ये फॉर्मूला यूज़ में आएगा। अब u इंटू वी, इसका मतलब u को फर्स्ट और v को लेना है सेकंड। यदि v आ जाए पहले तो, क्योंकि हम जानते हैं गुणा में जो संख्याओं का सीक्वेंस होता है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, u इंटू वी लिखें या v इंटू यू लिखें। तो यहाँ पर इस मेथड की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप किसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान रहे हैं। सिंपल सा सिस्टम तो ये है कि v यानी सेकंड फंक्शन आप उसे लेकर आगे बढ़िए जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, दूसरे का तो इंटीग्रेशन होगा ही होगा। फर्स्ट का अवकलन होता है, अवकलन तो कोई भी फंक्शन उसका हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए हमें पहले सोचना पड़ता है। तो जनरली आप सेकंड फंक्शन उसे लीजिए जिसका इंटीग्रेशन आपको इजीली हल करना आ जाए। उसके साथ साथ एक मेथड होता है इलेट मेथड, ILATE। इस मेथड से भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चूज़ किया जाता है बच्चों। जो इसके सीक्वेंस में फर्स्ट आ रहा है वो तो फर्स्ट फंक्शन, जो सेकंड आ रहा है वो सेकंड फंक्शन। अब इस नियम में या इस रूल के अंदर ILATE और E का क्या मीनिंग है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला है। इलेट का जो रूल है वो क्या है, I का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, ऐसे जो फंक्शन आते हैं वो I के अंडर में आएंगे बच्चों। L का मतलब लॉग वाला फंक्शन बच्चों, जो लॉग से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं या फंक्शन होते हैं वो इसके अंडर में आएंगे। A का मतलब एल्जेब्रिक या बीज गणितीय जो फलन होते हैं। बीजीय फलन जो होते हैं जैसे x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर -2, ऐसा जो भी आपके पास फंक्शन आए वो A के अंडर में आएगा। T का मतलब बच्चों त्रिकोणमितीय फलन, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, जो भी इस फॉर्म में आए वो इसके अंडर में आने वाला है। और आखिर में बचा E, एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर x या a की पावर x के जैसा फंक्शन, वो इसके अंडर में आने वाला है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कैसे करने वाले हैं, इलेट वाले को, जो इसके सीक्वेंस में आ रहा है उस सीक्वेंस में ही हम उसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानेंगे बच्चों। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में i और e आ जाए तो i इस मान के अंदर आ रहा है पहले और e आ रहा है बाद में, तो i वाला जो पार्ट होगा वो फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, e वाला पार्ट होगा वो सेकंड फंक्शन बन जाएगा।
इसी प्रकार यदि किसी क्वेश्चन में एल और टी आ रहे हैं तो इसके हिसाब से एल पहले आ रहा है और टी बाद में, तो एल फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और जो टी है वो सेकंड फंक्शन बन जाएगा बच्चों। तो इसके आधार पर हम लोग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को मान लेते हैं, क्योंकि u इंटू वी में यदि मैं सोचूं तो कोई भी फर्स्ट हो सकता है, कोई भी सेकंड हो सकता है, लेकिन हम लोग यदि इंटीग्रेशन को हल करना चाहते हैं तो हमें इसके आधार पर ही फर्स्ट और सेकंड को मानना चाहिए और उसके बाद ही इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई का फॉर्मूला था जो आज तक आया नहीं था, वो भी हम लोगों को अब मालूम चल चुका है। तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग आगे हल करने वाले हैं। एक बात और, इस नियम यानी कि जो u इंटू वी वाला फॉर्मूला है, इसका उपयोग एक क्वेश्चन में कितनी बार भी हो सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको सिर्फ एक बार यूज़ करना है, जितनी बार आप करना चाहें उतनी बार यूज़ हो सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि जिसको फर्स्ट और सेकंड मानो वो इसके बेस पर ही मानना, और सबसे बड़ी बात ये माइंड में रखना कि दूसरा फंक्शन वही लिया जाएगा जिसका समाकलन हमें आसानी से ज्ञात हो सके। अब इसके बाद बच्चों हम दो स्पेशल इंटीग्रेशन को हल करने वाले हैं, उसके ऊपर बेस भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर उसके जैसा क्वेश्चन आएगा तो उसी मेथड से हम लोगों को हल करना है, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। यानी होगा क्या, e की पावर x के साथ एक फंक्शन होगा और उसी का अवकलन जोड़ के रूप में मौजूद होगा। तो इस प्रकार का यदि हमारे पास इंटीग्रेशन आए तो इसको हमें किस प्रकार से हल करना है बच्चों। सबसे पहले e की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जिससे दो पार्ट बन जाएंगे बच्चों। ये आप दो इंटीग्रेशन नोट कर लेंगे। अब ये जैसे ही दो इंटीग्रेशन बने, इनमें से सिर्फ एक को ही हल करना है। अब जैसा मेरा सिस्टम वो क्या है, हम लोग एफ डैश एक्स वाले पार्ट को हल नहीं करते, जिसमें अवकलज वाला पार्ट आ रहा हो उसको हल मत करो। एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स यदि आपको पहचान में आ जाए तो एफ डैश एक्स वाले पार्ट को हल मत करो, यानी इस पार्ट को छोड़ दो, ये अपने आप से सॉल्व हो जाएगा। बचा ये वाला पार्ट, यहाँ पर हम लोग u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और यहाँ पर एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेना है और e की पावर x को सेकंड फंक्शन। वैसे भी e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो e के अंडर में आता है, इलेट के हिसाब से वो हमेशा e एंड में ही रहेगा। इसका मतलब इसको हमेशा आपने सेकंड फंक्शन लेना है बच्चों। तो एफ डैश एक्स वाले पार्ट को हल मत करना, जो आपका बाकी बचा हुआ पार्ट है उसमें एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x को सेकंड फंक्शन लेना है। अब मैं इस इंटीग्रेशन को हल करता हूं बच्चों। तो फर्स्ट को छोड़ दो और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड e की पावर x है, e की पावर x का इंटीग्रेशन बच्चों e की पावर x ही होता है। फिर माइनस का निशान, एक और इंटीग्रेशन जिसके अंदर क्या आता है बच्चों, फर्स्ट का अवकलन एफ एक्स का अवकलन होता है एफ डैश एक्स, और वापस क्या आता है सेकंड का इंटीग्रेशन। जो आपने यहाँ उत्तर लिखा है वही वापस यहाँ मल्टीप्लाई में आता है हमेशा, ये लो, और इस आंसर का फिर से इंटीग्रेशन होगा। अब इस पार्ट को हल नहीं करना है, इसको एल छोड़ लो, ये लो बच्चों। अब यदि आप लास्ट दो इंटीग्रेशन पे फोकस करें तो ये दोनों एक जैसे हैं, देख लो, एक प्लस और एक माइनस में हो जाएंगे कैंसिल। ओवरऑल बचेगा कौन सा, ये वाला पार्ट। और अब यदि ध्यान दें तो सारे इंटीग्रेशन हो चुके हैं ख़त्म, चाहे वो जैसे मर्जी ख़त्म हुए हैं। तो यहाँ पर अंत में क्या लग जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो एफ डैश एक्स वाले पार्ट को हल मत करो, बाकी जो पार्ट बचे उसके अंदर एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x को सेकंड फंक्शन लो, u इंटू वी का मेथड यूज़ करो, अपने आप आंसर बन जाएगा। ये इंटीग्रेशन अपने आप ही हो जाएंगे बच्चों कैंसिल। नेक्स्ट इसी के जैसा एक और आएगा, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए हल किया है। नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन है वो है x इंटू में एफ डैश एक्स और उसके साथ है एफ एक्स योग में, यानी वही सिंपल फंक्शन और एफ डैश एक्स, लेकिन अब e की पावर x नहीं है बच्चों, अब x एफ डैश एक्स और योग के रूप में है एफ एक्स। तो इसके भी हम दो इंटीग्रेशन नोट कर लेते हैं, ये लो बच्चों। अब फिर से वही बात, एफ डैश एक्स वाले पार्ट को हल नहीं करना है, ये वाला पार्ट हम बिल्कुल छोड़ देंगे, बचेगा ये वाला पार्ट, इसको हल करना है। अब इस पार्ट में अगर सोचा जाए तो सिर्फ एक ही फंक्शन एफ एक्स है, जिसमें सिर्फ एक ही फंक्शन बचे
वहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ हो ना हो लेकिन एक हमेशा होता है। तो ये जो एक इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा ना बच्चों, इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे, यानी fx को अभी भी फर्स्ट फंक्शन लेना है और यहाँ पर जो 1 बचेगा उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। तो f' वाले पार्ट को छोड़ देंगे, दूसरे पार्ट में fx को फर्स्ट फंक्शन, उसके साथ कुछ नहीं है तो 1 को ले लेंगे सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट पार्ट को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, ये लो बच्चों, उसका इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं u इंटू वी वाले मेथड से। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड 1 है, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों क्या बन जाएगा x माइनस एक इंटीग्रेशन जिसके अंदर फर्स्ट का अवकलन जो कि f' बनेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन जो कि यहाँ पर आया हुआ है वही वापस आता है, तो यहाँ पर x है तो यहाँ भी x, और फिर से इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू दी x। अब इससे ये जो लास्ट और फर्स्ट स्टेप है ये बिल्कुल एक जैसे बन रहे हैं, ये तो हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा सिर्फ x इंटू में fx, सभी इंटीग्रेशन खत्म, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हमने f' वाले पार्ट को छोड़ते हुए दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, जिससे अपने आप आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये आपकी एक्सरसाइज 9.6 उसके अंदर खंडशः समाकलन विधि का यूज़ हम लोगों को करना है, और उसी से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं बच्चों। ये जो सेकंड अभी बताया आपको स्पेशल इंटीग्रेशन, वो यहाँ पर आपके लिए नोट हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों इसके एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास, जिसके अंदर हमें एक इंटीग्रेशन हल करना है, और वो फंक्शन है x² इंटू ई की पावर x। हमेशा की तरह इसको i के इक्वल मान लेते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं और dx से कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब हमारे पास जो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई आ रहा है बच्चों, उसमें से किसे फर्स्ट लेना है और किसे सेकंड लेना है, इस बात के लिए हम लोग इलेट वाला नियम यूज़ करते हैं। यदि आप x² की बात करें, एल्जेब्रिक फंक्शन है जो कि a के अंडर में आता है, और e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो e के अंडर में आता है। इस सीक्वेंस के हिसाब से a फर्स्ट आना चाहिए और e सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये सेकंड फंक्शन। अब हम लोग हमारी विधि यानी सूत्र का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट को छोड़ देते हैं बच्चों और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। और e की पावर x का इंटीग्रेशन बच्चों e की पावर x ही होता है, माइनस एक इंटीग्रेशन आता है फिर से जिसके अंदर फर्स्ट का अवकलन होता है, x² का अवकलन बन जाएगा 2x, वापस सेकंड का इंटीग्रेशन वो यही आएगा e की पावर x, ये लीजिए मल्टीप्लाई विद dx। अब नेक्स्ट स्टेप में ये x² और e की पावर x तो ओके है, ये वाला दो कांस्टेंट है इसको बाहर कर देते हैं, और अभी भी इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ है बच्चों। अब इस इंटीग्रेशन को पूरा करने के लिए फिर से हमें खंडशः समाकलन विधि को यूज़ करना पड़ेगा। अब अच्छी बात यह है कि जिसे तुमने पहले फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लिए, अभी भी आपने उसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेना है, यानी यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन। इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट स्टेप सेम लिख देते हैं बच्चों, माइनस ये दो कांस्टेंट है, गलती ना हो इसलिए मैं कोष्ठक का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर u इंटू वी वाला मेथड, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन x का x के सापेक्ष 1 आ जाएगा, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन और इसका फिर से इंटीग्रेशन, यानी जो यहाँ आएगा वो वापस फिर से आएगा और इसका हमें इंटीग्रेशन हल करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये x² इंटू ई की पावर x, माइनस 2 का अंदर गुणा कर दूं तो माइनस 2x ई की पावर x, इनका गुणा बन जाएगा प्लस और ये 2। अब ये वाला इंटीग्रेशन अभी भी शेष है, e की पावर x का फिर से इंटीग्रेशन करना है बच्चों, वो e की पावर x ही आएगा, सारे इंटीग्रेशन खत्म, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से e की पावर x आ सकता है कॉमन इन स्टेप में से, तो यदि मैं ये e की पावर x कॉमन ले लूँ तो शेष बच जाएगा x² माइनस 2x और आ जाएगा प्लस में 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, जिसको आप इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। जो इस प्रकार से नोट हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल फिर से दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, हमेशा की तरह इसको i के इक्वल मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के लिए इलेट को यूज़ करते हैं,
यदि आप इसमें ध्यान देंगे तो इसमें x आ रहा है जो कि a के अंडर में आएगा, दूसरा आ रहा है log वाला फंक्शन जो कि l के अंडर में आएगा। सीक्वेंस के हिसाब से चलें तो l आ रहा है पहले, तो l फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और a सेकंड फंक्शन, तो यानी ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन। अब हम लोग u इंटू ई वाला जो फॉर्मूला उसको यूज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट को छोड़ा बच्चों, सेकंड कौन है x, और x का इंटीग्रेशन बन जाएगा x स्क्वायर बटे में 2 माइनस फर्स्ट का अवकलन करते हैं, log का अवकलन 1 बटे x आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी ये का ये स्टेप वापस अंदर आ जाएगा और इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा बच्चों। इसके बेस पर फर्स्ट स्टेप सेम, सेकंड स्टेप के लिए ये 1x हो जाएगा कैंसिल बच्चों, यहाँ पर आएगा 2 कांस्टेंट है उसको कर दिया बाहर, बाकी बचेगा x dx। इसको हल करूँ तो बच्चों x स्क्वायर बटे में 2, ये log x, ये माइनस 1 बटे 2, यहाँ पर x का बन जाएगा x स्क्वायर बटे 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में आप चाहें तो x स्क्वायर बटे में 2 आ सकता है कॉमन, x स्क्वायर बटे में ले लीजिए 4 क्योंकि यहाँ पर बन रहा है 4, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 log x और यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप चाहें तो यहाँ तक ही हल हो सकता है बच्चों और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप यदि नोट करना चाहें तो इस प्रकार से ये नोट भी हो सकता है बच्चों, यहाँ तक ही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिर से दो फंक्शन का मल्टीप्लाई विद dx और इसको मान लेते हैं i के इक्वल। अब इलेट के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम लोग कर देते हैं चूज बच्चों। एक्स स्क्वायर का मतलब a है, साइन वाले फंक्शन का मतलब है t, तो यहाँ पर सीक्वेंस के हिसाब से यदि मैं ध्यान दूँ तो ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा बच्चों। इसका इंटीग्रेशन हल करूँ तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन ये जो आ रहा है साइन, इसका इंटीग्रेशन बनता है माइनस कोस, और x अकेला नहीं है, x के साथ गुणा में कौन है बच्चों 2, तो इसका हमें लगाना पड़ेगा भाग, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन आता है वो बन जाएगा 2x, दूसरे का इंटीग्रेशन हमेशा के लिए शॉर्टकट बना लो, ये वाला आंसर ही इसके अंदर आपने नोट कर देना है। तो ये वाला आंसर इसके अंदर नोट करूँगा तो माइनस कोस 2x बटे में 2 और ये dx। नेक्स्ट स्टेप में इसको और आगे हल करते हैं तो यहाँ पर बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2 कोस 2x। अब ये वाला 2 और 2 तो हो जाएगा कैंसिल, ये वाला माइनस बाहर शिफ्ट होगा, ये लीजिए। नेक्स्ट बचा x इंटू में cos 2x और dx। अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ पूरा बच्चों। अब इसके अंदर फिर से हमें खंडशः समाकलन विधि को यूज़ करना है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप में ये जो फर्स्ट स्टेप आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 और cos 2x, इसको हम लोग एज इट इज नोट कर देते हैं। इसके ऊपर फिर से u इंटू ई वाला मेथड यूज़ करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन ये लो बच्चों, क्योंकि cos का बन जाएगा साइन और x के साथ गुणा में 2 था तो भाग लगा दिया 2 का, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, अब फर्स्ट x है, x का x के सापेक्ष 1 और ये वाला स्टेप एज इट इज यानी सेकंड का इंटीग्रेशन आ जाएगा और इसका फिर से इंटीग्रेशन हल करना पड़ेगा हमें बच्चों। ये लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 और cos 2x एज इट इज ये हल हो चुका है, जो कि बन जाएगा x बटे में 2 और साइन 2x। यहाँ पर बटे वाले 2 को बाहर कर दिया विद माइनस। अब हमें सिर्फ साइन का इंटीग्रेशन और करना है। साइन का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कोस, x के साथ गुणा में 2 है इसलिए भाग लगा दिया 2 का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। थोड़ा सा और हल करूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2 और cos 2x, जोड़ का निशान x बटे में 2 और साइन 2x। यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा बन जाएगा बच्चों, प्लस 2 और 2 का गुणा भी करना पड़ेगा तो 1/4 और cos 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार यदि आप इसे भी नोट करना चाहें तो यहाँ से ये नोट हो सकता है। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मानकर हमने
कौन सी विधि का यूज़ किया बच्चों? खंडशः समाकलन विधि का। तो आपका फाइनल आंसर ये वाला बन जाएगा बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमें सिर्फ log x का ही इंटीग्रेशन करना है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास जो इंटीग्रेशन है बच्चों वास्तव में वो किसका आ रहा है? log x का। लेकिन log का सीधा सीधा इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं, तो जब भी log वाला फंक्शन आए तो उसको भी हमने खंडशः समाकलन विधि से ही हल करना है। और उसके लिए हमें एक दूसरे फंक्शन की भी आवश्यकता होती है बच्चों, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो जिसके साथ कुछ नहीं हो उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 होगा, तो हमेशा इस 1 को ही सेकंड फंक्शन लिया जाएगा और log वाले को फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा। इस पर हम फिर से खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करते हैं बच्चों। उसका उत्तर क्या बनता है? फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, अब सेकंड तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा x, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट कौन है बच्चों? log x, उसका अवकलन 1/x। उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन जो आपने यहाँ पर किया है वही यहाँ आ जाएगा, और dx, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। फर्स्ट स्टेप x इंटू में log x। अब इस इंटीग्रेशन को भी हल करना है, इसके अंदर बचा हुआ है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन बच्चों बन जाएगा x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। आप यहाँ तक छोड़ना चाहे तो यहाँ तक छोड़ दीजिए, थोड़ा सा और भी हल हो सकता है बच्चों। ये इसमें से हमने कॉमन ले लिया x, तो शेष बच जाएगा log x माइनस 1। ये भी आंसर हो सकता है बच्चों। आप यदि और हल करना चाहें तो यहाँ पर आ सकता है 1 के स्थान पर log e, क्योंकि कुछ नहीं हो तो बेस e होता है, और इसकी वैल्यू बन जाएगी बच्चों 1। नेक्स्ट स्टेप में और भी हल हो सकता है, ये log m माइनस log n का सूत्र है, तो बन जाएगा log m बटे में n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ तक भी बच्चों ये हल हो सकता है। आप यदि नोट करना चाहें तो इस प्रकार ये नोट हो सकता है, और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें एक इन्वर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। अब सीधा सीधा इन्वर्स का इंटीग्रेशन हम लोगों को आता ही नहीं है, तो जब ये स्थिति आए कि सिर्फ इन्वर्स फंक्शन आए तो भी हमें खंडशः समाकलन विधि को ही यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं इसको i के इक्वल मान लेता हूँ बच्चों, और ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 को मानना है सेकेंड, और ये जो tan इनवर्स x है इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन। तो आगे हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमारा फर्स्ट को छोड़ दिया बच्चों, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड 1 है, फिर एक इंटीग्रेशन जिसके अंदर फर्स्ट का अवकलन करना है, इसका अवकलन हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन वापस आ जाएगा x, और ये dx। इसका हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा ये वाला फर्स्ट स्टेप एज इट इज, माइनस का निशान। अब इसमें नीचे का पूरा अवकलन ऊपर हो सकता था बच्चों, लेकिन अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अवकलन की बात करूँ तो उसका उत्तर बनता है 2x, लेकिन हमारे पास 2 नहीं है, तो उसकी पूर्ति हम अपनी ओर से कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 का भाग कर देते हैं और 2 का गुणा। बाकी शेष जो भी स्टेप आ रहे हैं उनको एज इट इज नोट कर देते हैं। अब ये वाला पार्ट हल हो चुका है, सिर्फ इसको हल करना है बच्चों। तो फर्स्ट स्टेप को एज इट इज छोड़ दिया, सेकेंड स्टेप में 1/2 बाहर है, नीचे का पूरा अवकलन ऊपर है, तो उसका आंसर बनता है बच्चों इंटीग्रेशन में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप यदि इसको नोट करना चाहें तो इस प्रकार से नोट हो सकता है बच्चों। ये रहा, नेक्स्ट स्टेप ये बन जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन dx, और इसको मान लिया i के इक्वल। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहा हूँ। कोस इनवर्स को मैं बदलूंगा इस सूत्र से। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का सूत्र होता है 90। इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा बच्चों इस पर। तो यहाँ पर बन जाएगा 90 माइनस साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस एक्स का रूट। ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में इस इंटीग्रेशन के 2 पार्ट कर दूंगा। एक तो ये वाला जिसमें ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बचेगा 1
dx, ये माइनस का निशान, फिर इंटीग्रेशन ये वाला पद आएगा। इसके लिए भी मैं एक फॉर्मूला यूज़ करता हूँ कि साइन इनवर्स x का मतलब होता है बच्चों कोसेक इनवर्स 1/x। इस फॉर्मूले को यूज़ करूँ तो यहाँ पर बन जाएगा कोसेक इनवर्स, और 1/x के रूप में लिखूँ तो यहाँ पर बनेगा a + x बटे में x का रूट और dx। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक आ चुका है। अब ये इंटीग्रेशन I1 है और ये हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा I2। हमारा मेन इंटीग्रेशन था I। फर्स्ट इंटीग्रेशन हल करना चाहूँ तो बच्चों हल हो सकता है ये π/2 बाहर, 1 का क्या बन जाएगा x, ये माइनस इस इंटीग्रेशन को नाम दे दो I2, ये था I1 और इसको लगा दो इक्वेशन नंबर 1। अब मैं I2 को हल करूँगा, सिर्फ I2 है मेरे पास कोसेक इनवर्स a + x बटे में a का रूट। बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, तुमने इसको हल कर लिया तो आपकी एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, वो यही है बच्चों। तो आप इसको अच्छे से सीख लो, वो वाला पार्ट अपने आप हो जाना है। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए हम लोग x के स्थान पे रखने वाले हैं a tan² थीटा। जैसे ही मैं ये वैल्यू रखूँगा बच्चों, इसका अवकलन बन जाएगा dx = 2a tan थीटा sec² थीटा और d थीटा। ये सारी वैल्यू इसके अंदर करनी है मुझे पुट। ये हमारा इंटीग्रेशन था बच्चों। इसके अंदर वैल्यू पुट करूँगा तो इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है कोसेक इनवर्स, उसके अंदर a + x के स्थान पे रख दिया a tan² थीटा। बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर x था तो मैं यहाँ पर x नोट कर रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर भी आ जाएगा a tan² थीटा विदिन द रूट। अब dx के स्थान पर ये सारी वैल्यू आएगी जिसमें ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा sec² थीटा और d थीटा। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में 2a कांस्टेंट है बाहर रखा, कोसेक इनवर्स के अंदर वाली जो वैल्यू उसको थोड़ा सा कर देते हैं ठीक। यहाँ से आ जाएगा कॉमन a, वही से a को कर देगा कैंसिल। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ ऊपर 1 + tan² थीटा जिसका मतलब होता है sec² थीटा, बटे में ये स्टेप बचेगा tan² थीटा, ये विदिन द रूट, यहाँ पर है tan थीटा × sec² थीटा और d थीटा। जब इसको हल करूँगा बच्चों, ये 2a, ये इंटीग्रेशन का सिंबल, ये कोसेक इनवर्स, ये जो है रूट और स्क्वायर आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा sec थीटा बटे में tan थीटा और इसकी वैल्यू बन जाएगी आगे चलकर कोसेक थीटा। बाकी सारी वैल्यू एज इट इज नोट कर देते हैं बच्चों, जैसा आ रहा है बिल्कुल वैसा ही। इससे होगा क्या, ये दोनों वैल्यू आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा सिर्फ कोण थीटा। तो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा वो आएगा बाहर 2a इंटीग्रेशन में थीटा, फिर है tan थीटा और sec² थीटा। अब इस क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए यदि मैं फोकस करूं तो इसका अवकलन भी हमारे पास मौजूद है। तो इसको यहाँ से हल करने के लिए हम लोग tan थीटा को मान लेंगे t, जिसका अवकलन करने पर आ जाएगा sec² थीटा d थीटा = dt। ये वैल्यू इसके अंदर कर देता हूँ पुट बच्चों। तो ये 2a इंटीग्रेशन, इसकी जगह तो आ जाएगा t, इसकी जगह आ जाएगा dt। ये हमारे पास अभी भी शेष बच गया बच्चों। अब जब हम लोग नए वेरिएबल के अंदर किसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं तो पूरा होना चाहिए चेंज। तो ये जो थीटा इसका मान हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से यदि मैं थीटा का मान ज्ञात करूँ तो वो आ जाएगा tan इनवर्स में t। ये वैल्यू यहाँ पर कर देता हूँ पुट। अब हमें इस क्वेश्चन को हल करना है बच्चों। यहाँ पर खंडशः समाकलन विधि का यूज़ होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब तक हमने खंडशः समाकलन विधि को यूज़ ही नहीं किया है। तो इसके लिए हम लोग इलेट वाले फॉर्मूले पर आते हैं। इसके अंदर ये आ रहा है इनवर्स फंक्शन यानी i, ये आ रहा है t जो कि x के
जैसा है तो ये बन जाएगा ए। सीक्वेंस के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन और ये बन जाएगा सेकंड फंक्शन। इसके बेस पर 2a बाहर है, इसका इंटीग्रेशन हल करूँ, फर्स्ट को छोड़ देते हैं बच्चों और सेकंड का इंटीग्रेशन बन जाएगा t² बटे में 2 माइनस इंटीग्रेशन जिसके अंदर फर्स्ट का अवकलन वो आएगा 1/1 प्लस t², सेकंड का इंटीग्रेशन t² बटे में 2 और इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में 2a, आप यदि ध्यान दें तो यहाँ पर आ रहा है 2 बच्चों, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ये वाला 2 बाहर आएगा, यानी मैं यहाँ से अगर 1/2 को ले लूँ कॉमन तो ये बाहर वाले 2 को कर देगा कैंसिल, तो ये 2 तो हो जाएंगे सब में कैंसिल। बचेगा a बाहर, इस स्टेप को पहले लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा tan इनवर्स t इंटू में t², ये माइनस इस इंटीग्रेशन के अंदर यदि आप ध्यान दें तो ये बन जाएगा t² बटे में 1 प्लस t² इंटू में dt। अब इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए हम लोग एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं और इस 1 प्लस t² पे मैं लगा देता हूँ कोष्ठक और इसके 2 पार्ट आगे चलकर बन जाएंगे। जैसे ही मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगा, a बाहर है बच्चों, इस पद को एज इट इज लिखा, t² को लिख दिया पहले, ये माइनस का निशान। अब जब इनका भाग दूंगा तो 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन करना है t के सापेक्ष तो बन जाएगा t, फिर ये माइनस और माइनस का गुणा बन जाएगा तो प्लस, बचेगा 1 बटे में 1 प्लस t² जिसका इंटीग्रेशन बन जाएगा tan इनवर्स में t। सारे इंटीग्रेशन ख़त्म प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम लोग मानवीय चीज़ को करते हैं ख़त्म, पहले ये वाले वैल्यू को यूज़ करते हुए। तो यदि मैं t² की बात करूं बच्चों तो हमारे पास a इंटू में आ रहा है t² का मान यहाँ से बन जाएगा tan² थीटा इंटू ये रहा tan इनवर्स t जो कि हमारे पास आना चाहिए थीटा, ये लीजिए। उसके बाद माइनस का t यदि मैं वहाँ से मान रखूँ तो आ जाएगा tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आ रहा है फिर से tan इनवर्स t जिसका मान बनना चाहिए थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन अब थीटा भी हमारी मानी हुई चीज़ है बच्चों, उसको भी हम लोगों को हल करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ आता हूँ वापस जहाँ से मैंने क्वेश्चन की शुरुआत की थी। तो इस पार्ट में यदि मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ से tan² थीटा का मान आने वाला है x बटे a, सिर्फ tan थीटा का मान ज्ञात करूं तो √x बटे a और सिर्फ थीटा का मान ज्ञात करूं तो आ जाएगा tan इनवर्स x बटे a का रूट। ये सारी वैल्यू को हम फाइनली इस इंटीग्रेशन के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो a बाहर, tan² थीटा का मान x बटे a, ये जो tan थीटा है इसका मान x बटे a का रूट, सिर्फ जो थीटा है उसका मान बन जाएगा tan इनवर्स x बटे a का रूट और आगे चल रहा है थीटा, फिर से उसका मान बन जाएगा tan इनवर्स x बटे a का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो फाइनली ये हमारा आंसर वाला स्टेप है बच्चों जिसमें हमने मानी सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए जो a है इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों, तो यहाँ से तो a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये लीजिए। इस जगह पे जब गुणा होगा तो a इंटू में आएगा x बटे a का रूट और यहाँ पर जब गुणा होगा तो a इंटू में आ जाएगा tan इनवर्स x बटे a का रूट प्लस में c। नेक्स्ट स्टेप में ये वाले जो 2 वैल्यू हैं इसमें से हम ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा x प्लस a इंटू में tan इनवर्स x बटे a का रूट। यहाँ पर a और ये जो है रूट है ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा रूट a जिसका मल्टीप्लाई होगा रूट x से तो आ जाएगा √ax प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों ये वास्तव में c2 है क्योंकि हम बेसिकली i2 का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो ये c2 है बच्चों। हालांकि लास्ट में c1 और c2 मिलाकर बना देंगे नया कांस्टेंट। अब ये जो i2 का मान है हम लोग इसको i में यूज़ करते हैं।
आई में हमारे पास फर्स्ट स्टेप आया था π/2 प्लस में गुणा में x, ये रहा बच्चों यहाँ पर, और माइनस में था i2। तो जो हमने i2 की वैल्यू को ज्ञात किया इसके साथ माइनस का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर बनेगा -x + a इंटू में tan इनवर्स x/a का रूट, यहाँ पर माइनस का गुणा कर दूँ तो ये आ जाएगा +ax का रूट और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं c, और यही बच्चों आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप सिस्टम से इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि जो माननीय चीज़ है उसके मान को हमने करना है ख़त्म, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और बाद में आखिर में जाके क्या होता है बच्चों, खंड सह समाकलन विधि का हम लोगों को यूज़ भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये फिर से एक लॉग वाले फंक्शन का है जिसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ और है ही नहीं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ये जो लॉग वाला पार्ट है बच्चों, इसको तो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसके साथ और कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में एक तो होगा, इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब बच्चों एक बात ये है कि जब हम लोग फर्स्ट फंक्शन जिसको भी लेते हैं हमें उसके जो होता है ना अवकलन, उसकी आवश्यकता होती है। तो मैं पहले इसका अवकलन ज्ञात कर लेता हूँ इस पद का, जो कि है log x + x² + a² का रूट। इसका अवकलन करूँ बच्चों, पहले होगा log का अवकलन। log का अवकलन बनेगा 1/x + x² + a² का रूट। फिर उसके बाद अंदर चलूँगा तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, इसमें x का बनेगा 1, फिर इस स्टेप में रूट का बनेगा 1/2 सेम रूट, इनटू में इसके अंदर वाले फलन का अवकलन बन जाएगा 2x। यहाँ पर 2 से 2 हो जाएगा बच्चों कैंसिल। फर्स्ट स्टेप सेम लिखा जैसा है, यहाँ पर एलसीएम बना दो, ये x² + a² का रूट, ये लीजिए। ये एलसीएम बनने के बाद ऊपर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, ये लो x² + a² का रूट, ये जोड़ का निशान, 1 का गुणा x से होगा तो x। अब यदि इसमें आप फोकस करें तो ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, इनको तो मैंने हटा दिया, बचेगा कौन, सिर्फ 1/x² + a² का रूट। इसका मतलब ये हुआ जिसको तुम फर्स्ट फंक्शन बोल रहे हो उसको यदि मैं हल करूं तो उसका अवकलन ये वाला आने वाला है बच्चों। तो ध्यान रखना, हमें फर्स्ट फलन का जो अवकलन करना होता है उसकी वैल्यू हम लोग ये नोट करने वाले हैं। अब इस पर खंड सह समाकलन विधि का यूज़ करते हैं बच्चों। तो फाइनली इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी, फर्स्ट को छोड़ दिया, ये लो एक बार हमें फर्स्ट को छोड़ना है, छोड़ दिया, और उसके साथ जो 1 है उसका इंटीग्रेशन, या जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का अवकलन करना होता है, और फर्स्ट के अवकलन का आंसर ये रहा बच्चों। तो इसको नोट कर दूंगा, 1/x² + a² का रूट, मल्टीप्लाई आता है सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि x है, और इसका फिर से इंटीग्रेशन। अब ये वाला पार्ट तो हल हो चुका है, ये लो जो जैसा है x इंटू में log x + x² + a² का रूट, माइनस इसको हल करने के लिए ध्यान से देखो, इसका अवकलन ऊपर पड़ा है, एग्जैक्ट नहीं है, जो रूट के अंदर वाला पार्ट है उसका अवकलन पड़ा है हमारे पास। तो इसको हल करने के लिए मैं x² + a² को मान लेता हूँ t, तो इसका अवकलन बन जाएगा बच्चों x dx = 1/2 और dt। क्योंकि x² का अवकलन एग्जैक्ट क्या बनता है, 2x, 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में है ही नहीं तो मैंने 2 का कर दिया भाग। अब ये वाली वैल्यू इसकी जगह यूज़ करूँ तो 1/2 dt, 1/2 को बाहर कर दिया, बटे में आएगा √t, और ये रहा dt। इसको और आगे हल करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट एज इट इज जैसा है बच्चों, ये लीजिए, ये -1/2, ये बन जाएगा t की घात में -1/2 ऊपर जाके जो x की पावर n के जैसा बनेगा, उसका इंटीग्रेशन करूँगा बच्चों तो इसका आंसर बनेगा 2√t, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 2 से 2 को कर देते हैं कैंसिल, जो वैल्यू बची है उस वैल्यू को इसके अंदर कर देते हैं पुट। माननीय चीज़ को ख़त्म करना है, ये वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है बच्चों, जैसा था वैसा नोट कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा √t, जो t है उसका मान रखा तो x² + a² का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप यदि इसको नोट करना चाहें तो इस प्रकार से ये नोट हो सकता है। हालांकि इसके अंदर हमने फर्स्ट फलन का अवकलन
शो किया है, जिसको मैंने पहले ही आपको हल करके एक्सप्लेन कर दिया था कि उसका आंसर सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट आने वाला है बटे में। आगे हल करेंगे तो यही आंसर आने वाला है बच्चों। नेक्स्ट हमारे इस एक्सरसाइज का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, माइंड यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को यदि मैं ध्यान से फोकस करूं तो पहले इसके अंदर इस स्टेप का अवकलन जो बनता है वो बनता है x इंटू में कोस x, लेकिन ऊपर x स्क्वायर है और उसके साथ कोस का गुणा नहीं है। तो पहले इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए हम लोग इसको i के इक्वल मान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसके अंश और हर में कोस x का होगा गुणा, अंश और हर में कोस x का करना है गुणा। जैसे आप कोस x का गुणा करोगे तो इसका नेक्स्ट स्टेप आपने कुछ ऐसा बनाना है, एक x को तो कोस के साथ मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर लिख लो, तो यहाँ पर x कोस x बटे में ये वाला पद x साइन x प्लस कोस x का स्क्वायर, और एक x को बटे वाले कोस के साथ एडजस्ट करेंगे x बटे में कोस x। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अंश और हर में कोस x का करना है गुणा बच्चों, फिर इस स्टेप पे आना है। अब इस स्टेप पे आने के बाद इसको आपने हल करना है, और वो हल कैसे होगा बच्चों, ये तो फर्स्ट फंक्शन लेना है और ये सेकंड फंक्शन। अभी आपको फुल्ली एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों होगा। अब ये x बटे जो कोस x है, फर्स्ट फंक्शन लिया हमने इसको, और हमें पता है जब हम खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करते हैं तो फर्स्ट का हमें अवकलन करना पड़ता है। तो इसके अवकलन को मैं पहले से ही ज्ञात कर लेता हूँ। ये लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन में कोस एक्स। अब ये जो x बटे में है कोस x, ये u बटे v के रूप में है, इसका अवकलन करते हैं। तो बच्चों v को छोड़कर u का अवकलन माइनस u को छोड़कर v का अवकलन, और बटे में आता है v स्क्वायर, जिसको यदि और हल करें तो ऊपर है cos x, इनका गुणा करूं तो बन जाएगा प्लस x साइन x, और बटे में चल रहा है cos स्क्वायर x। इसको समीकरण नंबर 1 में देकर यहाँ पर नोट कर देता हूँ। तो इसका मतलब जिसको हम फर्स्ट माने उसका अवकलन करेंगे तो ये वाला स्टेप आना चाहिए। दूसरी बात, जिसको हम सेकंड मानते हैं बच्चों उसका तो इंटीग्रेशन भी होता है, तो हम इस पद का इंटीग्रेशन हल कर लेते हैं यहाँ पर ऑलरेडी। वो इंटीग्रेशन है x कोस x बटे में है x साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर बच्चों। अब इस इंटीग्रेशन की अच्छी बात यह है कि इसका ये वाले पार्ट का अवकलन ऊपर बनता है, तो हम लोग यहाँ पर इसको हल करने के लिए x कोस x प्लस x साइन x प्लस कोस x को हम मान लेते हैं t, x साइन x प्लस कोस x, ये वाला जो पद है बच्चों इसको मान लेते हैं t। तो जैसे हम इसको t मानेंगे इसका अवकलन बन जाएगा। देखिए सबसे पहले आप इस पर u इंटू वी यूज़ कीजिए, तो x को छोड़कर साइन का किया तो कोस x, और साइन को छोड़कर x का किया तो 1। फिर ये वाले कोस का अवकलन करूं तो बन जाएगा माइनस का साइन x, इसका मल्टीप्लाई होता है dx के साथ और इक्वल बन जाता है dt। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों पद तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा x कोस x मल्टीप्लाई विद dx इज इक्वल टू दी dt। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए यदि मैं इसको t मान लूँ तो ये वाला पद dt के साथ हो जाएगा शिफ्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला इंटीग्रेशन जो है वो बन जाएगा ऊपर वाले पद के स्थान पर dt और नीचे वाले पद के स्थान पर आ जाएगा टी स्क्वायर। अब ये जो है 1 बटे में टी स्क्वायर, ये होता है टी की पावर है -2, इसका इंटीग्रेशन करूं तो कुछ ऐसा आएगा बच्चों, जो कि फाइनली बनेगा -1 बटे में टी। तो इस पद का इंटीग्रेशन आ जाएगा -1 बटे में टी, और जो हमारे पास आ रहा है टी वो ये होगा, तो मान रख देता हूँ वापस, तो -1 बटे में x साइन x प्लस कोस x, ये बच्चों इसके इंटीग्रेशन का मान आ रहा है। तो फाइनली जो दूसरा फंक्शन हमने माना है x कोस x बटे में x साइन x प्लस कोस x के होल स्क्वायर को, उसका इंटीग्रेशन का आंसर बनेगा -1 बटे में x साइन x प्लस में कोस x। इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब आपको मालूम हो गया हो कि हमने क्यों इसको फर्स्ट और क्यों इसको
सेकंड फंक्शन माना। अब हम इस पर खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करते हैं बच्चों, सीधा इस स्टेप से आंसर पर आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम उस पर खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करेंगे तो आई का मान क्या होगा बच्चों, फर्स्ट को छोड़ दिया, फर्स्ट था x बटे में cos x, गुणा में क्या आता है बच्चों, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन ये रहा, सीधा आंसर लिखो। तो -1 बटे में x sin x प्लस में cos x, फिर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात किया था, ये रहा, इसको वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो ये है cos x प्लस x sin x और बटे में cos स्क्वायर x इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, ये वाला मान फिर से इसको यहाँ पर यूज़ करूँ तो -1 बटे में x sin x प्लस में cos x और इसका फिर से इंटीग्रेशन होता है बच्चों। अब यदि आप फोकस करें फिर से तो ये दोनों पार्ट एक जैसे हैं, ये तो हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा ये माइनस, इसका मल्टीप्लाई होगा बाहर। अब ये फर्स्ट स्टेप तो ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करके नीचे वालों का मल्टीप्लाई करके सेम नोट कर लो बच्चों, और यहाँ पर बन जाएगा माइनस माइनस का गुणा। अब ये जो बटे में cos स्क्वायर इसको अंश में ले जाओ, वो बन जाएगा sec स्क्वायर, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना हम लोगों को आता है। फर्स्ट स्टेप लिखो सेम जैसा है और सेकंड स्टेप का इंटीग्रेशन बन जाएगा tan x, जिसको मैं लिख दूंगा साइन बटे में cos, ये लो बच्चों। और ऐसा इसलिए कर रहा हूँ जिससे हमारा आंसर मैच हो जाए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना है c। अब इन दोनों पार्ट को भी हल करना है, हालांकि अगर आप यहाँ तक छोड़ते हो फिर भी आपका आंसर सही माना जाएगा, लेकिन हम बुक वाले आंसर को मैच कर देते हैं बच्चों। उस आंसर को मैच करने के लिए यदि मैं ध्यान दूं तो इसके बटे में क्या आ रहा है, x sin x प्लस में cos x, इसका मैं अंश और हर में कर देता हूँ गुणा, x sin x प्लस में cos x बटे में x sin x प्लस में cos x। जो दूसरा स्टेप आ रहा है ना बच्चों, सिर्फ वहीं करूँगा, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ जिससे हमारा इजीली एलसीएम आ जाए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसका एलसीएम यही बन जाएगा सेम, तो इसका एलसीएम आ रहा है बच्चों cos x इंटू में x sin x प्लस में cos x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आगे है। अब ये माइनस x, ये जोड़ का निशान, इनका आपस में कर देता हूँ गुणा, ये ऊपर ऊपर वाले पदों का, ये आ जाएगा x sin स्क्वायर x और साथ में आ जाएगा sin x इंटू में cos x। यहाँ तक सब ओके है बच्चों, बिल्कुल इजी है यहाँ तक। अब इन दो स्टेप में से मैं माइनस का x ले रहा हूँ कॉमन, जिससे हमारा अगला पद बन जाएगा -x कॉमन लेने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर x, जोड़ का निशान ये वाला पद, साइन x इंटू में आ जाएगा cos x, बटे में जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा नोट कर दूं, जो कि है cos x इंटू में x साइन x प्लस में cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में ये -x को ऊपर रहने दो, इसकी जगह पर लिख दो cos स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, बाकी चीज़ें सेम आने दीजिए, बटे वाला मान भी सेम आने दीजिए जैसा है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यदि आप ऊपर फोकस करें तो ऊपर से cos x आ सकता है कॉमन, इस स्टेप को पहले लिख लो यानी sin x, इस स्टेप को बाद में लिख दो तो -x इंटू में cos x, बटे में है cos x इंटू में x sin x प्लस में cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इससे होगा क्या बच्चों, ये cos से cos हो जाएगा कैंसिल, बचेगा ये वाला पार्ट और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में पहले cos से गुणा cos से भाग करना है, एक cos को मेन फंक्शन के अंश में यूज़ कर लो और वहाँ से एक x उठाते हुए एक दूसरा फंक्शन बना लो x बटे में cos x। अब x बटे में जो cos x वाला पार्ट है उसको फर्स्ट फंक्शन और x cos x बटे में x sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर को आप मान लीजिए सेकंड फंक्शन। वहाँ से फर्स्ट सेकंड फंक्शन के अवकलन और समाकलन पे पहले ही हल कर लीजिए, जिसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 और 2, और आगे सिर्फ खंडशः समाकलन की विधि को यूज़ करना है और उसके बाद आखिर में आकर इस प्रकार हल करना है। तो बच्चों क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। आप यदि नोट करना चाहें तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन
नोट हो सकता है, जिसके लास्ट में आंसर इस हिसाब से आने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों हमारा, इस एग्जाम्पल को हल करने के लिए शुरू से ही इंटीग्रेशन आई और dx का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन के अंदर जो ये साइन है इसके ऊपर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि बनेगा 2 sin x/2 इंटू में cos x/2। इसी प्रकार बटे में है 1 प्लस में cos, इस पर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएं तो 2 cos² x/2 और dx। अब इसके दो पार्ट बना देंगे बच्चों, ये वाले। जैसे ये दो पार्ट बनाऊंगा तो दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे। फर्स्ट पार्ट ये होगा बच्चों, x में 2 cos² x/2 का भाग, तो इसमें जो बटे वाला 2 है उसको तो कर देते हैं बाहर, x को रखते हैं एज इट इज और cos² को शिफ्ट कर देते हैं ऊपर, तो ये बन जाएगा sec² x/2 और dx। दूसरे पार्ट में जब मैं इनका करूंगा भाग बच्चों तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, एक cos से cos भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin बटे cos, अंदर कोण x/2, जो कि बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द tan x/2। ये लो बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों आपका, ये इस फॉर्म में आ गया, x f' प्लस fx के इंटीग्रेशन की फॉर्म में। वो दो स्पेशल इंटीग्रेशन जो आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे बच्चों, उनमें से एक है, यानी इस पद का अवकलन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, और मैंने बताया था अवकलन वाले पार्ट को हल नहीं करना है, तो हम इसको तो छोड़ देंगे बच्चों, सिर्फ हल इसको करेंगे। और इसको हल करने का सिस्टम भी क्या है, जो हमारे पास है उसको फर्स्ट फंक्शन और उसके साथ जो 1 है उसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। अब इस पर हम खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करेंगे, पहले वाले पार्ट को सेम नोट करते हुए। तो पहले वाले पार्ट को छोड़ दिया जैसा था बच्चों, ये लो, और सेकंड इंटीग्रेशन को हल करते हैं u इंटू वी मैथड से, तो ये बन जाएगा, फर्स्ट को छोड़ दिया, ये लो बच्चों, सेकंड है 1, उसका इंटीग्रेशन बन जाएगा x, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट ये है, इसका अवकलन करूं तो पहले tan का अवकलन बनेगा sec², फिर अंदर x/2 का अवकलन क्या बनेगा बच्चों, 1/2, उसको कर देंगे बाहर, और सेकंड का इंटीग्रेशन x और ये dx। अब यदि आप ध्यान से देखें तो ये पहला और आखिरी इंटीग्रेशन बिल्कुल एक जैसे हैं, देखो 1/2 बाहर है, x मल्टीप्लाई में है और साथ में है sec² x/2, तो ये दोनों इंटीग्रेशन तो आपस में हो जाने हैं ख़त्म। बाकी बीच वाले पद को थोड़ा सेट करके लिख दो, सारे इंटीग्रेशन ख़त्म हो गए तो लगा दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन एक और मेथड से भी हल हो सकता है बच्चों, आप चाहें तो इसको छोड़ते हुए ये भी हल हो सकता है, उस कंडीशन में आपको इसे फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और इसको सेकंड फंक्शन, यहाँ से भी हल हो सकता है बच्चों, उस कंडीशन में इसको नहीं हल करेंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोनों में से सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन को हल करना चाहिए। मेरा सिस्टम सीधा सा है, मैं f' वाले पार्ट को हल नहीं करता, आप चाहें तो उल्टा भी हो सकता है बच्चों। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नोट हो सकता है, और इसके अंदर हमने इस पार्ट को हल किया है जिसमें x को फर्स्ट फंक्शन लिया है और sec² को सेकंड फंक्शन लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यदि मैं इंटीग्रेशन पे फोकस करूं तो वो है x/x + 1 का स्क्वायर इंटू e⁻x, कुछ ऐसा ही है बच्चों। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो इतना पार्ट है ना, इसके अंश में एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, तो यहाँ पर बनेगा x + 1 और -1, सिर्फ इतने पार्ट में करना है बच्चों। अब होगा क्या, हम लोग इसके दो पार्ट करेंगे, ये देखो, लेकिन ध्यान रखेंगे उन दोनों पार्ट के साथ e⁻x का करना है मल्टीप्लाई। तो जब ये वाला पार्ट लूंगा बच्चों तो x + 1 बटे x + 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा e⁻x तो आना ही मल्टीप्लाई में, ये बाकी बचेगा 1 बटे में x + 1 और dx। फिर ये वाला पार्ट -1 में इसका भाग, तो ये -1 बटे में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर और इंटू e⁻x। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों वो इस फॉर्म में है, दो स्पेशल इंटीग्रेशन थे बच्चों, उसके जैसी फॉर्म बन रही है। और इस फॉर्म के जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक ही इंटीग्रेशन को हल करते हैं,
मैंने आपको बताया कि एफ डैश एक्स वाले पार्ट को आपने हल ही नहीं करना है। ध्यान से देखो, ये है एफ एक्स, ये 1/x के जैसा है, और 1/x का अवकलन करते हैं तो आता है -1/x²। ये रहा माइनस, ये रहा 1/x²। तो ये एफ एक्स और ये है एफ डैश एक्स वाला पद, इसको हल नहीं करूँगा। बचेगा ये, इस पर लगाऊंगा u इंटू वी का मेथड, खंडशः समाकलन विधि। जिसका अवकलन मौजूद हो उसको फर्स्ट मान लो, बाकी जो बच जाए उसको सेकंड मान लो बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन हल करते हैं। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड e की पावर x था, उसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन 1/x के रूप में है तो अवकलन बनेगा -1/x², यानी x+1 का स्क्वायर, और e की पावर x फिर से आएगा और ये dx, और आखिर में एक इंटीग्रेशन चल रहा है माइनस वाला, माइनस इंटीग्रेशन 1/1 इंटू e की पावर x और dx। अब यदि आप इस पर फोकस करें तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे ख़त्म। अब ये दोनों इंटीग्रेशन एक जैसे हैं, लेकिन एक प्लस और एक माइनस, इसलिए इनको तो हटा देंगे। बाकी जो बचा भाई साहब ये मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो ये इस प्रकार से नोट हो सकता है बच्चों, अंश में एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, सिर्फ x वाले स्टेप के साथ। e की पावर x था, मल्टीप्लाई में 2 पार्ट कर लिए, अभी भी e की पावर x मल्टीप्लाई में। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करके 2 इंटीग्रेशन कर दिए, रेडी बच्चों। और फर्स्ट जो इंटीग्रेशन था उसमें 1/x+1 को क्या मानना है हमने, फर्स्ट फंक्शन, और हमने क्या किया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन। हल करेंगे, लास्ट में ये वाला इंटीग्रेशन हो जाने कैंसिल, बचेगा सिर्फ ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो बच्चों आज के भाग में हमने खंडशः समाकलन विधि को सीखा है, 2 स्पेशल इंटीग्रेशन सीखे हैं, और 9.6 के जो एग्जाम्पल है उनको कंप्लीट कर दिया है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे बच्चों, धन्यवाद।